नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अर्थात पीजीटी के लिए नई भर्ती जारी की गई है, जिसका नोटिफिकेशन फाइनली जारी हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे, तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस एंड मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसका नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा जारी किया गया है, जिसे आप 29 अक्टूबर 2020 से ऑनलाइन कर सकते हैं एंड लास्ट डेट है 27 नवंबर 2020। तो किसी भी हालत में 27 नवंबर 2020 तक आप फाइनली इसे सबमिट कर लें, क्योंकि इसके बाद साइट जो है वो बहुत स्लो हो जाएगी। लेकिन आप अगर चाहें तो आप 30 नवंबर 2020 तक इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इस वैकेंसी में कुल 2595 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है एंड जिसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कभी भी ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी फॉर्म आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि इसमें जो विज्ञापन में भी पद हैं वो बढ़ भी सकते हैं या फिर घट भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो अगर आप सामान्य श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो आपको कुल 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 650 रुपये रखा गया है, जबकि ओबीसी के लिए 750 रुपये है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 450 और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है, जो कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। ऑनलाइन आवेदन के समय आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, जो कि 1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। और जब आप अगर इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो फाइनली आप 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये के करीब आपकी सैलरी होगी, जो कि पे लेवल 8 के करीब होगी एंड आपका जो ग्रेड पे है वो 4800 रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आपके पास जो आपका सिलेक्शन होगा वो कुल 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, जिसमें 85 मार्क्स का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको 85 अंक मिलेगा एंड इसके बाद जो है जो आपका 10% अंक है वो आपके इंटरव्यू के माध्यम से मिलेगा, यानी साक्षात्कार के माध्यम से दिया जाएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक होंगे, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक होंगे और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ विशेष डिग्री है तो उस पर आपको 5% मार्क्स दिए जाएंगे, जैसे कि अगर आपने PhD करा है तो आपको 2% अंक दिए जाएंगे। अगर आपने शिक्षा में परास्नातक यानी M.Ed अगर उपाधि आपके पास है तो 2% अंक दिए जाएंगे। वहीं अगर आपने शिक्षा में स्नातक किया यानी B.Ed किया है तो आपको 1% अंक दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि M.Ed और B.Ed में से केवल एक का ही लाभ आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से, और अगर एक चीज़ और यहाँ पर है कि अगर आप किसी राज्य के टीम के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं या फिर इनमें पार्टिसिपेट किए हैं तो आपको 1% अंक यहाँ पर भी मिलेंगे। तो इस हिसाब से अगर सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा इन 3 आधार पर लिया जाएगा। अगर हम इसे और डीप में समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर जो आपका लिखित परीक्षा होगा या फिर तदर्थ शिक्षकों के लिए जो लिखित परीक्षा होगी इनको भी शामिल करके, और प्लस अगर आपका अधिभार है तो 425 अंक का होगा और इसके बाद आपका जो साक्षात्कार है उसमें 50 अंक दिया जाएगा और जो आपका जो अपने विशेष योग्यता आपके पास है उस के लिए आपको 25 अंक दिया जाएगा। अगर सबको हम ऐड कर लें तो यहाँ पर 500 मार्क्स होगा और 500 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगी इसके बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 125 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके लिखित रिटन एग्जाम में, जिसमें कुल 425 अंक आपको प्राप्त होगा। अब इसमें अगर आप कोई नॉर्मल स्टूडेंट है तो उसको 3.4 मार्क्स मिलेंगे एक प्रश्न पर। ठीक है, वहीं अगर आप तदर्थ प्रवक्ता हैं यानी कि अगर आप पहले से प्रवक्ता हैं और यहाँ पर तो आपको थोड़ी सी लिखित परीक्षा में आपका 390 अंक का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 125 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, लेकिन एक प्रश्न आपका 3.12 मार्क्स का होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें कुल 2 आवर्स का टाइम होगा एंड आपका एग्ज़ाम जो होगा वो MCQs फॉर्मेट में होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसमें आप जो ऑफलाइन होगा और उसमें आपको गोला जो है वो काला करना रहता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार की नहीं होगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि आखिर ये तदर्थ प्रवक्ता संवर्ग है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर 10.5 से लेके यहाँ तक आप पढ़ लें, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन इनके अंतर्गत आएगा। अब हम जान लेते हैं कि साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी। तो जो आपका रिटन एग्जाम हुआ है और उसी के हिसाब से आपके साक्षात्कार में आपको बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, अगर आप तदर्थ प्रवक्ता हैं तो आपको जो अधिभार मिलेगा उस अधिभार को भी आपके रिटन एग्जाम में ऐड
ऐड कर दिया जाएगा। तो फाइनली जो तदर्थ प्रवक्ता हैं उनका कट ऑफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उन्हें थोड़ा सा फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद अगर फाइनल चयन की बात करें तो आपने जो रिटन एग्ज़ाम दिया उसमें जो आपका परफॉर्मेंस आया है, उसके बाद अगर आपका कोई अधिभार है तो उसको ऐड करने के बाद, और फाइनली आपका जो साक्षात्कार हुआ उसके मार्क्स को ऐड करने के बाद जो आपका एक फाइनल कट ऑफ बने, और इसी के हिसाब से आपका चयन होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए किन सब्जेक्ट से कितने पोस्ट आए हैं। जैसे कि सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में कुल 363 पोस्ट हैं, गणित में 98, गृह विज्ञान में 2, अर्थशास्त्र में 143, इतिहास में 68, इंग्लिश में 269, कला में 49, नागरिक शास्त्र में 153, भूगोल में 250, मनोविज्ञान में 35, शिक्षा शास्त्र में 35, उसके अलावा समाजशास्त्र में 67, संस्कृत में 232, जीव विज्ञान में 108, भौतिक विज्ञान में 148, रसायन विज्ञान में 160 और शारीरिक शिक्षा में 11 पोस्ट है। जबकि वाणिज्य में यानी कॉमर्स में 45 है, एग्रीकल्चर में 38 है, सैन्य विज्ञान में 10 है और तर्कशास्त्र में 7 है। तो अगर सबको ऐड कर दें तो कुल 2281 पोस्ट हो रहे हैं, जिसमें जनरल के लिए 1315 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 633 पोस्ट है, एससी के लिए 326 पोस्ट है और एसटी के लिए 7 पोस्ट है। अगर हम यहाँ बालिका प्रवर्ग में देख लें तो यहाँ हिंदी में बालिकाओं के लिए 47 पोस्ट है, गणित में 1 पोस्ट है, गृह विज्ञान में 11 है, अर्थशास्त्र में 28 है, इतिहास में 22 है, इंग्लिश में 28 है, कला में 27 है, नागरिक शास्त्र में 30 है, भूगोल में 30 है, मनोविज्ञान में 12 है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि किन में कितना पोस्ट है। आप एक बार देखते चलिए। अगर हम सबको ऐड कर दें तो यहाँ पर कुल 314 पोस्ट हो रहे हैं बालिकाओं के लिए, जिसमें जनरल के 193 हैं, ओबीसी 83, एससी 38 और एसटी के लिए कोई पोस्ट है ही नहीं। ठीक है, अब अगर आप पीजीटी के माध्यम से टीचर बनते हैं तो आप क्लास 11th एंड 12th को पढ़ाएंगे, यानी कि 11-12 के आप प्राध्यापक बनेंगे। और इसके लिए क्या न्यूनतम अर्हता है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि अगर आप जिस सब्जेक्ट के लिए बनना चाहते हैं टीचर, उसके लिए क्या एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सपोज करिए अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो हिंदी में आपका एमए होना चाहिए तथा संस्कृत के साथ आप बीए किए हों तो आप इसे यानी कि इसके लिए अप्लीकेबल हैं। और इसके अलावा अगर आपने शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी से अगर पास की है, अब इसका नाम संपूर्णानंद विश्वविद्यालय हो गया, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, सपोज करिए आपने एमए कर लिया हिंदी से, लेकिन आपने ग्रेजुएशन में आपके संस्कृत नहीं है, तो आपने अगर एमए हिंदी से किया और एमए अगर संस्कृत से भी किया, अगर आपके पास डबल एमए है हिंदी और संस्कृत में, तो फाइनली आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। फिर आपके बीए में जो संस्कृत होने की अनिवार्यता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पर अगर आपने बीएड, एमएड, पीएचडी जैसी डिग्री अगर आपके पास है, या फिर राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता का सर्टिफिकेट है, या फिर राज्य स्तर के, तो फिर आपको यहाँ पर कुछ डिस्काउंट, कुछ परसेंट एक्स्ट्रा आपको मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ अधिभार दिया जाएगा। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब मैं सभी सब्जेक्ट वाइज डिस्कस नहीं करूँगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं स्क्रॉल करते चलता हूँ, आप देखते चलिए। ठीक है, यहाँ पर गृह विज्ञान हो गया। इसके अलावा उर्दू में टीचर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, इंग्लिश में। इसके अलावा कला में आप देख सकते हैं कि कौन कौन कला में पीजीटी के लिए एप्लीकेबल है। संस्कृत में आप देख सकते हैं। इसके अलावा वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, सिलाई। इसके अलावा संगीत, गायन एवं वादन में आप देख सकते हैं। अर्थशास्त्र में देख सकते हैं कौन कौन बन सकता है। तर्कशास्त्र में आप देख सकते हैं नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो इस हिसाब से देख सकते हैं ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों बताना चाहूँगा कि आयोग के द्वारा अभी इस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस शो अप नहीं किया गया है। तो जब भी फाइनली ये जारी किया जाता है हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक तरीका मैं बताना चाहूँगा कि इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जब आप जाएंगे तो आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, एंड आपको एक वीडियो मिलेगी जो कि पीजीटी के लिए डेडिकेटेड होगी। तो आप उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, कैसा सिलेबस होने वाला है, क्या क्या चीज़ें कैसे आपको करना है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। और साथ ही साथ इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको एक वीडियो मिल जाएगी जो कि टीजीटी से रिलेटेड होगी, क्योंकि टीजीटी की वैकेंसी आई है, तो आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा। या फिर इस वीडियो से सबसे पहले जो वीडियो पब्लिश की गई थी कल के डेट में, वो टीजीटी की वैकेंसी है। तो अगर आपने टीजीटी की वैकेंसी नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें, अगर आपको फिल करना है तो। आप बताइए आपको ये वीडियो पर्टिकुलर कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।